Hello students, it is the fifth lecture of affine and Euclidean geometry. जी लास्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन कर रहे थे क्वेश्चन था 3 points are given to you, let a minus 2 0, b minus 1 1 and c 1 3 be given points in affine space r square. Then we have to show that the set of points are collinear. और कोई भी गिवन पॉइंट्स हैं, 3 गिवन पॉइंट्स हैं आपके पास, और उसको ये शो करने के लिए कि वो कोलिनियर हैं या नहीं, पहले हमने 3 मेथड्स किए थे, उसके अलावा ये एक और मेथड है। इस तरीके से भी आप शो कर सकते हैं कि आपके पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं या नहीं। और वो क्या मेथड था कि आपने वेक्टर्स फाइंड किए थे ए बी और ए सी। अगर इन वेक्टर्स को एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो इट मीन्स दे आर पैरेलल। स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में अगर लिखा जा सकता है तो इट मीन्स दे आर पैरेलल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका स्केलर जो है वो क्या है, वो एक फ्रैक्शन हो सकती है, वो एक नेगेटिव नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ आपके वेक्टर्स की डायरेक्शन को शो करता है कि आपका वेक्टर, दोनों वेक्टर्स की सेम डायरेक्शन है या नहीं है। अगर दोनों का सेम साइन है तो इट मीन्स दे आर इन द सेम डायरेक्शन, और अगर उनकी ऑपोजिट साइन है तो इट मीन्स दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये तो वेक्टर्स की बात होगी, आपने सिर्फ अभी ये शो करना था कि पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है या नहीं। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, कंप्यूट ए बी ओवर बी सी। जी सेकंड पार्ट इसका क्या है, कंप्यूट ए बी ओवर बी सी। अब ए बी ओवर बी सी फाइंड करने के लिए अगर तो उसके ऊपर वेक्टर्स गिवन है तो हमने वेक्टर्स की फॉर्म में फाइंड करना है। लेकिन अगर वेक्टर्स गिवन नहीं है, ए बी ओवर बी सी सिर्फ आपको गिवन है, तो फिर आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। लेकिन इस केस में आपको ए बी ओवर बी सी वेक्टर्स की फॉर्म में गिवन है। ए बी तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ए बी किसके इक्वल है, 1 1 के इक्वल है। अब हम फाइंड करेंगे बी सी। बी सी फाइंड करने के लिए जी बी सी फाइंड करने के लिए बी और सी पॉइंट्स का आपको पता होना चाहिए, वो गिवन है हमारे पास। और बी सी वेक्टर किसके इक्वल होगा, सी के कोऑर्डिनेट्स माइनस बी के कोऑर्डिनेट्स। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 3, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 और 1। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 + 1, और दूसरे कोऑर्डिनेट में क्या आएगा, 3 - 1। और ये वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, 2 2। और इसको लिखा जा सकता है 2 × 1 1, यानी ये भी हम स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं ए बी के। राइट, अब हमने फाइंड क्या करना था, ए बी ओवर बी सी विच इज इक्वल टू 1/2। राइट, क्लियरली ए बी ओवर बी सी इज इक्वल टू ए बी ओवर 2ab विच इज इक्वल टू 1/2। तो ये आपका आंसर आ गया, ए बी ओवर बी सी इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का क्या है, 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, और नेक्स्ट पार्ट क्या है, write B as write B as a fine combination of A and C. A fine combination of A and C. अब B को एज अ फाइन कम्बिनेशन ऑफ B एंड C लिखने के लिए ए बी ओवर बी सी को आपने लिख लेना है एल्फा ओवर 1 माइनस एल्फा। इट इज इक्वल टू ए बी ओवर बी सी विच इज इक्वल टू 1/2। यानी एल्फा ओवर 1 माइनस एल्फा आपके पास किसके इक्वल आ गया, 1/2 के। अब इसको सॉल्व करेंगे और एल्फा की वैल्यू निकालेंगे। एल्फा किसके इक्वल आ जाएगा,
अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है हम लोगों ने. Now it is equal to 2 alpha plus alpha is equal to 1, 3 alpha is equal to 1. So we have alpha is equal to 1 over 3. अब ये हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली, राइट. अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर 3. अब बी को एक्सप्रेस करना है एज अ अफाइन कम्बिनेशन ऑफ ए एंड सी. तो उसका क्या तरीका है? बी इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा ए प्लस अल्फा सी. 1 माइनस अल्फा ए प्लस अल्फा सी. ए बी ओवर बी सी को लिखने का, बी को एज अफाइन कम्बिनेशन ऑफ ए एंड सी लिखने के लिए आपने देखें ए बी ओवर बी सी फाइंड करना है. बी और बी, यहाँ पर बी और यहाँ पर बी कॉमन है. उसके बाद आपने कैसे लिखना है? 1 माइनस अल्फा ए और 1 माइनस अल्फा ए प्लस अल्फा सी, क्योंकि ए बी ओवर बी सी को हमने किसके इक्वल रखा है? अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा के. तो ए किसके साथ आएगा? 1 माइनस अल्फा के साथ. और बी किसके साथ आएगा? अल्फा के साथ. सी किसके साथ आएगा? अल्फा के साथ, सॉरी, राइट. तो इस तरह से आपने बी एज अ अफाइन कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है ए और सी के. कैसे? बी इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा ए प्लस अल्फा सी. अब इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो बी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? बी इज इक्वल टू, हाँ जी, अगर अल्फा है 1 ओवर 3 तो 1 माइनस अल्फा किसके इक्वल आएगा? 1 माइनस 1 ओवर 3 विच इज इक्वल टू 2 ओवर 3. 2 ओवर 3 आ गया. ए किसके इक्वल था? ए इक्वल था माइनस 2 0 के. और अल्फा किसके इक्वल था? 1 ओवर 3 के. और सी किसके इक्वल था? 1 ओवर 1 एंड 3 के, राइट. तो b इज इक्वल टू 2 ओवर 3 माइनस 2 0 प्लस 1 ओवर 3 1 3 इज b इन द फॉर्म ऑफ अ फाइन कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड c. तो ये 3 पार्ट्स थे इस क्वेश्चन के जो कंप्लीट हो गए. अब नेक्स्ट चीज़ है हम लोगों ने जो आज के लेक्चर में करनी है वो है सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, राइट. क्या है? सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन. इससे आप फेमिलियर हैं कि हम किस तरह से लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स. अगर एक पॉइंट जो है दो पॉइंट्स की जॉइंट को डिवाइड करता है किसी रेशो में तो आपको ऑलरेडी लिखना आता है. आज इसका प्रूव करना है हम लोगों ने. मतलब ए और बी आपके पास अगर दो पॉइंट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, राइट. एक पॉइंट है दरमियान में O जो A और B को डिवाइड करता है इन द रेशो m रेशो n और O के कोऑर्डिनेट्स हैं x और y. तो O के कोऑर्डिनेट x y किसके इक्वल होंगे? हमें ऑलरेडी पता है x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 ओवर m प्लस n. और y किसके इक्वल आ जाएगा? y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 ओवर m प्लस n. ये रेशो फॉर्मूले के नाम से हम इसको जानते हैं और हमें लिखना आता है कि अगर कोई पॉइंट जो है किसी लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करता है रेशो m रेशो n में तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लिखने का ये तरीका है, राइट. अब लेकिन हम लोगों ने इसको प्रूव करना है और इसे कहते हैं सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन. अब इसको प्रूव करने का क्या तरीका है? जी, प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे हम लोग एक्स वाई प्लेन. ये आपने ले लिया एक्स वाई प्लेन. ये है वाई सॉरी एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन और यहाँ पर हमने दो पॉइंट्स ले लिए. एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, राइट. ये है पॉइंट ए
और ये है पॉइंट बी। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। अब एक पॉइंट इस ए बी लाइन पे है ओ, जिसके पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, और ये कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करने हैं। ये पॉइंट ओ जो है ए बी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशो m रेशो n। ये वही चीज़ बन गई जो अभी हम लोगों ने लिखी थी। अब हमने प्रूव करना है कि इस पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट्स जो हैं, एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन ओवर एम प्लस एन के। ये प्रूव करने के लिए आप कंसिडर करें, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ए से एक्स एक्सिस पे, फिर ओ से एक्स एक्सिस पे, और फिर बी से एक्स एक्सिस पे, राइट। ये परपेंडिकुलर्स हमने ड्रॉ कर दिए। उसके बाद इन्हीं पॉइंट से इन परपेंडिकुलर्स पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर देने हैं, राइट। ये आ गया। ये आपके पास, चले मैं इसको किसी और कलर से कर देती हूँ, हमारे पास इतना ऑप्शन है। ये ले, ये और ये परपेंडिकुलर्स थे, ये परपेंडिकुलर्स थे, राइट। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया, इस पॉइंट को आप नाम दे दें P, नहीं इस पॉइंट को राइट P, और इस पॉइंट को आप नाम दे दें, सॉरी, Q, राइट। ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है P। नाउ वी हैव टू शो दैट द ट्रायंगल OAP is similar to triangle BOQ। ये हमने शो करना है अभी कि ये ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं। ये ट्राइंगल सिमिलर हैं। कैसे ट्राइंगल सिमिलर हैं, आप देखें कि एंगल O इज इक्वल टू एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल OBQ। क्यों? अब यहाँ पे गौर करें ज़रा, ये हैं पैरेलल लाइंस, राइट। ये पैरेलल लाइंस हैं, ये एक सेम लाइन इनको कट कर रही है और ये सेम लाइन पे एंगल बन रहा है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम लाइन पे बन रहा है, तो इट मीन्स ये एंगल्स क्या होंगे, सेम। तो इसकी रीज़न क्या है, एंगल्स ऑन सेम लाइन। इसका मतलब ये एंगल्स इक्वल होंगे। दो पैरेलल लाइंस अगर एक ही लाइन के ऊपर दो एंगल्स बना रही हैं तो ऑब्वियसली वो एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे। ये ऑलरेडी हम लोगों को पता है, यहाँ पर लिख लिया। एक एंगल अगर इक्वल आ गया, अब देखें दूसरा एंगल। दूसरा एंगल कौन सा है, यहाँ पर एंगल P और एंगल Q ऑब्वियसली ये इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री के इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये एंगल Q और एंगल P, अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल भी इक्वल ही होगा। ठीक है, दो एंगल्स इक्वल है तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। इट मीन्स दैट दिस इम्प्लाइज दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल O। अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं, सो बाय ए के तीन एंगल्स अगर इक्वल हैं, ए प्रॉपर्टी, वी नो दैट ट्राइंगल OAP इज सिमिलर टू ट्राइंगल BOQ। ये अब प्रूव हो गया कि दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है, सिमिलर ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो जो है वो क्या होती है, इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या होती है, इक्वल होती है। तो अब मैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो लिखूंगी, OA ओवर BO इज इक्वल टू AP ओवर OQ इज इक्वल टू PO ओवर BQ। अब क्योंकि ये लेंथ्स हैं, साइड्स की लेंथ्स हैं और इनकी रेशो इक्वल है, तो ये इक्वल है। दिस इम्प्लॉइज दैट अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी रेशोज क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब आ जाते हैं डायग्राम की तरफ ही, क्योंकि डायग्राम से समझना आसान है। तो इसी रिजल्ट को हम ऊपर लिख लेंगे, जी यहाँ पर।
अब डायग्राम से इसको समझें और इन लेंथ्स को लिखने की कोशिश करें, बल्कि ये लेंथ्स जो है ना ये मैं ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझने में आसानी हो। जी, ये लेंथ्स क्या है, ओ ए ओवर ओ बी इज इक्वल टू, क्योंकि लेंथ्स हैं तो ए बी ओ लिखूँ या ओ बी लिखूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वेक्टर्स नहीं है कि मैंने उसी तरह से लिखना है, ऑर्डर बेटर करे, ठीक है। ए पी ओवर ओ क्यू एंड इट इज़ इक्वल टू ओ पी ओवर बी क्यू, राइट, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, इनकी रेशो सिमिलर है। अब इनको सिमिलर इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें। अब क्लियरली डायग्राम में देखें, ओ ए किसके इक्वल है, ये हमने लिया है, इट इज़ इक्वल टू एम। ओ बी इट इज़ इक्वल टू एन, ये हमने लेट किया था, सपोज किया था कि ये इसके इक्वल है। अब ए पी डिस्टेंस, ये देखें, ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, ए पी डिस्टेंस होगा पी के एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए का एक्स कोऑर्डिनेट, राइट, पी का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए का एक्स कोऑर्डिनेट। अब हमें पी का एक्स कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, पी पॉइंट कहाँ पर है, पी के ऊपर यहाँ पे देखें, यहाँ पे ओ है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, इस टाइम एक्स होगी। और यहाँ पर इसके बिल्कुल पैरेलल कौन सा पॉइंट है, ए, इसकी यहाँ पर वैल्यू वाई की वैल्यू क्या है, y1, राइट। ये तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, p होगा x y1, राइट, p के कोऑर्डिनेट क्या है, x y1। और q के कोऑर्डिनेट भी अब मैं साथ ही लिख लेती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। q के कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या है, x2, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, y, क्योंकि ये o के पैरेलल जा रहा है। तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 और y। बस ये ध्यान से आपने कोऑर्डिनेट्स लिख देने, फिर उसके बाद आपके लिए काम आसानी है। ए पी का मतलब है x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, p और a के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो ये क्या आ जाएगा, x ओवर x माइनस x1। अब ओ क्यू का क्या मतलब है, q के x कोऑर्डिनेट और o के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी x2 माइनस x। आई होप सो इट इज़ क्लियर नाउ कि आपने किस तरह से ये वैल्यूज़ ली हैं। अब ओ पी क्लियरली वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है, किस तरह से हम करेंगे, ओ के वाई कोऑर्डिनेट माइनस पी का ओ एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ओ का वाई कोऑर्डिनेट माइनस पी का वाई कोऑर्डिनेट, तो ये क्या आ जाएगा, y माइनस y1। और बी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, अगेन इसी तरह y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेना है, तो ये आ जाएगा y2 माइनस y। ये हमारा मेन काम था। अब हमारे पास ये रिलेशन आ गया है, ये रेशियोज इक्वल हैं। इनमें से पहले हम x वाली को एम ओवर एन के इक्वल रखेंगे और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालेंगे, फिर y वाली को एम ओवर एन के इक्वल रखेंगे और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे पॉइंट O का। और हम देखेंगे कि जिस तरह से पहले हम रेशो फार्मूला यूज़ कर रहे थे, हम उसे रेशो फार्मूला कहते थे कि इस तरह से आप अगर कोई पॉइंट है जो दो पॉइंट्स के ज्वाइंट को कट कर रहा है इन सम सर्टेन रेशियो, तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिख सकते थे, तो ये आज हमने सेक्शन फार्मूला में प्रूफ भी कर दिया है। अब लिखेंगे इसको, नाउ कंसिडर m over n is equal to x2 minus x1, सॉरी किसके इक्वल था, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, यानी इसको आपने कंसिडर किया कहाँ से, यहाँ से लिया हम लोगों ने, ये इसको और इसको इक्वेट करके लिख लिया। कंसिडर m ओवर n इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इट इज इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x इज इक्वल टू n इंटू x माइनस x1। सिंप्लीफाई किया, ये किसके इक्वल आ जाएगा, mx2 minus mx and it is equal to nx minus nx1।
अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोगों ने x के जो वैल्यूज़ हैं उसे इक्वेशन की एक साइड पे कर लेना है और जो दूसरी वैल्यूज़ हैं उसे इक्वेशन की दूसरी साइड पे कर लेना है। अब nx है यहाँ पर, उसी साइड पे आप mx को ले जाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा, mx2 प्लस nx1। इसको मैं इस साइड पे ले आई हूँ और इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाए। ठीक है, अब इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, यहाँ से x कॉमन ले लें, ये क्या आ जाएगा, and it is equal to m प्लस एन को n प्लस एम लिखें या m प्लस एन लिखें, एक ही बात है। सो द x कोऑर्डिनेट ऑफ o इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट भी फाइंड करेंगे। तो अगेन कंसिडर जी, यहाँ से अब इस चीज़ को m ओवर n के इक्वल रखना है, तो ये क्या है, y माइनस वाई वन ओवर वाई टू माइनस वाई। तो y माइनस वाई वन ओवर वाई टू माइनस वाई। मेक श्योर कि ये सही लिखा है, y माइनस वाई वन ओवर वाई टू माइनस वाई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, m इंटू वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू n इंटू वाई माइनस वाई वन। अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो हमारे पास आ जाएगा m वाई टू माइनस m वाई वन, इट इज इक्वल टू n वाई माइनस n वाई वन। अब y2 माइनस, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, y2 माइनस यहाँ, जी यहाँ पर है y2 माइनस वाई और यहाँ पर है y। राइट, अब क्या करना है, y वाली वैल्यूज़ को इक्वेशन की एक साइड पे कर लें और दूसरी वैल्यूज़ को इक्वेशन की दूसरी साइड पे कर लें। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, my2 माइनस, इसको इस साइड पे ले आए तो ये आ जाएगा प्लस ny1 एंड इट इज़ इक्वल टू ny प्लस my। इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेंगे। अब इसको उलट के लिख लें ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। y वाली साइड वैल्यूज़ को इस साइड पे ले आएँ, ये आ जाएगा ny प्लस my, इट इज़ इक्वल टू my2 प्लस ny1 विच इज़ इक्वल टू m प्लस n। अब मैंने m प्लस n ही यहाँ पे लिख लिया है, राइट। ठीक है, ताकि मुझे बाद में क्योंकि हमें रेशो फॉर्मूला इस तरह से याद है तो इसलिए इस तरह से लिख लें। वैसे अगर आप n प्लस m भी लिख देते हैं डजेंट मैटर, ये वो भी ठीक कंसिडर होगा। ठीक है, जस्ट y हमने कॉमन ले लिया है और यहाँ पर आ गया my2 प्लस ny1 एंड इट इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n। सो y कोऑर्डिनेट भी हमारे पास आ गया। सो वी कैन राइट दैट o x y is equal to mx2 plus nx1 over m plus n and my2 plus ny1 over m plus n. So the coordinates of the point which divides AB in the ratio m ratio n is equal to this. It means that कि अगर हमें A और B पॉइंट्स गिवन है, A और B के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, तो हम पॉइंट O को फाइंड कर सकते हैं जो रेशियो भी गिवन है।
एक हमें पॉइंट्स भी गिवन होंगे, ए बी पॉइंट्स भी गिवन होंगे, और वो रेशो भी गिवन होगी जिसमें पॉइंट ओ जो है वो कट कर रहा है ए बी लाइन सेगमेंट को। तो आप पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसे सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ वर्ड इंटरनल डिवीजन। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सटर्नल डिवीजन के लिए भी सेक्शन फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। तो अभी इंटरनल डिवीजन के लिए हम लोगों ने फार्मूला, और ये ऑलरेडी हम इससे फेमिलियर थे कि रेशो फार्मूला हम कहते थे और इस तरह से हम पॉइंट्स फाइंड करते थे, लेकिन आज आपने इसको प्रूफ भी किया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।